हेलो, वेलकम इन ए के स्टडी प्लस। तो यार देखो, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है मैट्रिसेस। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.2 को करने के लिए ज़रूरी होंगे। और इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे आपका जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 5 से 19 है इसमें। मतलब कि हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको सॉल्व करने के लिए जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5 से लेकर 19 तक इन सभी का सॉल्यूशन देखेंगे हम। और अगर आपको आज के लेक्चर का पीडीएफ नोट चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च करो AK स्टडी प्लस, इस चैनल पे आपको ठीक है ये नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, मैट्रिक्स क्या होती है और इसकी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम सीख चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। आज हमें सीखना है मेनली ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का। तो देखो, अगर आपके पास मान लो एक मैट्रिक्स ठीक है ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है और आपको ए प्लस बी निकालना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि जो दो मैट्रिक्स होनी चाहिए सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का है वही इसका भी होना चाहिए। जैसे इसमें 2 रोज़ हैं तो इसमें भी 2 रोज़ होनी चाहिए। इसमें 3 कॉलम्स हैं तो यहाँ पर भी 3 ही कॉलम्स होने चाहिए। इनको आप ऐड कैसे करोगे? देखो, जो A11 है ये ऐड होगा B11 में, यानी कि A प्लस बी में पहला एलिमेंट क्या आएगा? A11 प्लस B11। इस तरह से A12 जो है ये B12 में ऐड होगा, यानी A12 B12 में। ठीक है, इसी तरह से बाकी चीज़ें आपस में ऐड होती जाएंगी, जो भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में ऐड होते जाएंगे। क्लियर हो गई बात? मतलब सबसे बड़ी शर्त क्या है कि दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए मैट्रिसेस। ठीक, एग्जाम्पल से देखो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है। अब यहाँ पे आप देखो दोनों का ऑर्डर समान है। यहाँ पर 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। मतलब कि ये जो पहली मैट्रिक्स है ये 2/3 इस ऑर्डर की है। और इसी तरह से यहाँ पर जो मैट्रिक्स बी है ये अगेन 2 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। मतलब ये फिर से 2/3 की है। ठीक, हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है भैया ए प्लस बी फाइंड आउट कर दो। मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपको 2 मैट्रिसेस ऐड करनी है तो सिंपली आपको क्या करना है कि A11 B11 से ऐड होगा, यानी इसका ये पहला एलिमेंट इससे ऐड होगा। ठीक है, तो √3 प्लस में 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 + 2। ठीक है, इसी तरह से ये जो एलिमेंट है ये इसमें ऐड होगा। क्यों? क्योंकि इसकी रो कौन सी है? पहली, और इसकी भी रो है पहली। इसका कॉलम दूसरा, इसका भी कॉलम है दूसरा। ठीक है, तो ये इसमें ऐड होगा, यानी कि 1 + √5। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + √5। और पहली रो का तीसरा एलिमेंट और यहाँ पे पहली रो का तीसरा एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। 1 और -1 कितना हो जाएगा? 0। फिर दूसरी रो का पहला एलिमेंट यहाँ पर दूसरी रो के पहले एलिमेंट से ऐड होगा, यानी कि 2 और -2 को ऐड करोगे 0 हो जाएगा। 3 और 3 ऐड करोगे 6 हो जाएगा। और 0 और 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 ही रहेगा। तो इस तरह से हम ऐड करते हैं 2 मैट्रिसेस को। और आप देखोगे जो इसका रिजल्ट आया है वो भी सेम होगा, यानी कि 2/3 का ही। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखना चाहूँ तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम ही रहेगा 2/3। ठीक, चलिए इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आप जो आने वाली एक्सरसाइज है वो कर पाओ, तो वो है कि मल्टीप्लिकेशन की जाए जब किसी भी स्केलर की एक मैट्रिक्स से तो क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास मान लो कोई मैट्रिक्स ए है और आप ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, है ना। आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और आप इसको के टाइम्स करना चाहते हो, तो इसका मतलब है ए के जितने भी यहाँ पर एलिमेंट हैं सबको आप उस के टाइम्स कर दोगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है? जैसे देखो समझो, यहाँ पे ए अपने पास ये था, अब मैं 3 ए निकालना चाहता हूँ। मतलब जो के है ना उसकी वैल्यू 3 ले ली हमने, मतलब इस मैट्रिक्स का 3 टाइम्स करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो 3 है ये अंदर जाएगा और किसी एक को मल्टीप्लाई कर देगा या किसी एक रो को कर देगा या फिर किसी एक कॉलम को कर देगा। नहीं, ये 3 सबको मल्टीप्लाई करेगा, यानी इसका हर एक एलिमेंट 3 टाइम्स हो जाएगा। जैसे 3 × 3 9, 3 × 1 3, 3 × 1.5 4.5, 3 टाइम्स दिस 3√5, 3 7 जा 21, 3 × -3 -9। इस तरह से बाकी नीचे वाली चीज़ें, मतलब हर एक एलिमेंट ये इतने टाइम्स जाएगा जो भी यहाँ पर है। तो ये था कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब इसके बाद आपको जो चीज़ सीखनी वो है
किसी मैट्रिक्स का अगर आपको नेगेटिव निकालना है तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है तो माइनस ए का क्या मतलब होगा, माइनस ए का मतलब होगा आपने ए को -1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ए के हर एलिमेंट को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ए मान लो अगर इतना है अपने पास और हमें माइनस ए निकालना है तो इसके हर एलिमेंट का निशान बदल दो, कहने का ये मतलब है 3 से ये -3 हो जाएगा, 1 से -1, -5 का +5, x का -6। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपका एग्जांपल नंबर 7, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स ए दी गई है, दूसरी मैट्रिक्स बी दी गई है और आपको 2a माइनस बी निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, 2 टाइम्स ए माइनस बी। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, देखो यार, पहली बात तो अगर आप यहाँ पर, ठीक है, ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए भाई। ए का ऑर्डर कितना है, देखो 2 कॉलम, सॉरी ए का ऑर्डर देखो कितना है, यहाँ पर 2 रोज 3 कॉलम, बी में भी वही है 2 रोज 3 कॉलम, मतलब सब कुछ ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या करो, 2 टाइम्स ए निकाल लो तो ये 2a हो जाएगा, यानी कि 2a की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। फिर माइनस करना है बी, यहाँ से माइनस करोगे और यहाँ पे लिख दोगे बी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2a की वैल्यू और यहाँ पे b, हमें क्या निकालना है 2a माइनस बी। तो 2a कैसे निकलेगा, देखो a को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही तो है ये। तो अगर a को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी करोगे, मतलब हर एलिमेंट इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हर एलिमेंट 2 टाइम्स करोगे 2a हो जाएगा, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा, 3 का डबल 6 हो जाएगा, इसका डबल 4, इसका डबल 6, इसका डबल 2। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप देखते रहना कि भाई ये हो जाएगा 2, फिर इसका डबल किया 4, फिर आगे कितना 6, फिर यहाँ पे 4 6 2। तो इतना क्लियर हो गया कि भाई ये 2a की वैल्यू है, क्योंकि a अगर इतना है तो 2a इसका डबल होगा, तो 1 का डबल हो गया, 2 का डबल हो गया, 3 का, इसी तरह से नीचे। ठीक, अच्छा यहाँ पर सिर्फ b है, ठीक है ना, तो b को कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे उतार दो, यानी b में यहाँ पे क्या है 3 -1 3 और -1 0। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस कर रहे हैं आप, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर दो, पहले रो का और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है इसमें से ये वाला माइनस होगा, इसका पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, तो 2 -3 कितना होगा, ये हो जाएगा -1, तो यहाँ आ गया -1। इसी तरह से 4 -1 -1 यानी +1, तो 4 + 1 कितना 5 हो जाएगा। इसी तरह से 6 -3 कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर आ जाओ आप दूसरी रो के पहले एलिमेंट यानी पहले कॉलम में, कितना 4, यहाँ पे कितना है -1, लेकिन यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 ये 5 हो गया, तो यहाँ पे लिख दो। इस तरह से बाकी चीज़ें है ना, 6 -0 करोगे 6 रहेगा, 2 - 2 करोगे 0 हो जाएगा, तो ये निकल गया आपका 2a माइनस बी। अब अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ की मैट्रिक्स के एडिशन पे, तो सबसे पहले क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, मतलब ऑर्डर को चेंज कर दो, जैसे a + b जो है वो b + a के बराबर होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो a है और जो b है इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये याद रखना। इस तरह से आपने एसोसिएटिव लॉ भी पहले भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि भैया जैसे मान लो अगर ए और बी और सी इन तीनों को ऐड करना था तो आपकी इच्छा है आप पहले ए और बी ऐड करो, फिर जो रिजल्ट है उसमें सी ऐड करो, या फिर पहले आप बी + सी ऐड कर लो, जो रिजल्ट है उसमें ए ऐड करो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप पहले ए और सी ऐड कर लो, फिर जो रिजल्ट है उसमें बी ऐड करो। तो ये था एसोसिएटिव लॉ, ये सब आप जानते हैं यार। ठीक है, इसके बाद क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब इसका हर एक एलिमेंट जीरो। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स जोड़ोगे, ठीक है, रिजल्ट वही रहेगा। तो यहाँ पर जो ये जीरो मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसी तरह से अगर एडिटिव इनवर्स की बात करें तो कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स होता है -a, बस। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, दो ऐसी मैट्रिक्स जिनको ऐड करके जीरो मैट्रिक्स बन जाए तो ये एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स होती हैं। तो भैया ए में क्या ऐड करोगे कि जीरो मैट्रिक्स है, -a करोगे यार। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अगला क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अभी आपके पास एक मैट्रिक्स ए थी, आपने उसे k टाइम्स किया था, है ना, k का मतलब कोई स्केलर नंबर है, 5 टाइम्स हो सकता है, 6 टाइम्स हो सकता है,
1.5 टाइम्स होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो ये बहुत आसान आसान चीज़ें अगर आप ना भी पढ़ो तो भी आपको पता होंगी। जैसे यहाँ पर देखो a प्लस बी है और इसको आपको k टाइम्स करना है, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो, है ना, k टाइम्स a करा, k टाइम्स b करा और बाद में ऐड किया, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इस तरह से इसको यहाँ पर देखो, ये k कोई स्केलर नंबर है, एल बी कोई स्केलर नंबर है और कोई मैट्रिक्स ए है, तो इनको k प्लस एल टाइम्स करना है। तो इसका मतलब है पहले k टाइम्स ए कर लो, फिर एल टाइम्स ए कर लो और दोनों को ऐड कर लो, चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों सेम चीज़ें। तो ये सब जो चीज़ें लिखी है ना, आप देखोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएंगी, कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो k टाइम्स ए करो, फाइनल रिजल्ट देखो k टाइम्स बी करो, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो फिर से वही k टाइम्स ए एल टाइम्स ए दोनों को ऐड कर दो, तो ये सब ठीक है ना, कोई ऐसे अलग से बताने वाली चीज़ ठीक है नहीं। आप इतना खुद भी एक बार एनसीईआरटी उठाओगे देखोगे समझ में आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल नंबर 8 है, इसमें ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, हमें ऐसी मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। कंडीशन क्या है जनाब, कंडीशन है कि भाई ए का 2 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स बराबर हो जाए 5 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एक्स फाइंड आउट करना है, ए और बी तो पता है। तो आप एक काम करो, इस तरफ सिर्फ एक्स रहने दो, जैसे आप सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हुए आए हो, बाकी सब उस तरफ ले जाओ। तो 5b माइनस कितना हो जाएगा 2a, है ना, 3 डिवाइड में जाएगा लेकिन वो बाद में लेके जाएंगे, हम पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। देखो यार यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले 5b की वैल्यू बताओ, है ना, क्योंकि यहाँ पे b है। भाई यार देखो 5b करोगे तो मतलब इसका हर एक एलिमेंट जो भी है 5 टाइम्स हो जाएगा, 2 का 5 टाइम्स कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा 10। इसी तरह से -2 का 5 टाइम्स कितना होगा -10। इसी तरह से 4 का 5 टाइम्स 20 होगा, 2 का 5 टाइम्स 10 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। और -5 और 1 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये -5 का -25 हो गया, 1 का 5 हो गया। तो ये जो मैंने वैल्यू निकाली है ना, ये 5b की वैल्यू है इतनी। फिर माइनस में क्या है 2 है, तो यहाँ -2 है, माइनस और ये 2a की वैल्यू, ठीक है। 3 को अगली बार डिवाइड करूँगा जब माइनस करने के बाद, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे क्या करना है 2a निकालना है, मतलब a के सभी एलिमेंट को 2 टाइम्स कर दो। तो 8 का डबल 16 हो गया, 0 का तो 0 रहेगा, नहीं हो जाएगा 16 0। इसी तरह से इसका 2 टाइम्स 8 हो गया, इसका 2 टाइम्स -4 हो गया, तो ये हो गया 8 -4। इसी तरह से इसका 2 टाइम्स 6 हो गया, इसका 12 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 6 और 12। तो अब आप देख पा रहे होगे ये क्या है 5b की वैल्यू, माइनस ये क्या है 2a की वैल्यू, ठीक है। नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यार कितना आएगा इनका रिजल्ट, ऑर्डर तो सेम है तो माइनस कर सकते हैं। 10 माइनस हो रहा है, याद रखना 10 -16 कितना हो जाएगा, ये -6। इसी तरह से -10 और 0 तो -10 ही रहेगा। यहाँ पर 20 -8 12 हो जाएगा, और फिर 10 -4 -4 यानी +4 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे -25 है, -6 करोगे तो कितना हो जाएगा -31। फिर 5 -12 करोगे -7, ठीक है। ये वैल्यू है 3x की। अगले स्टेप में क्या करोगे यार, ये वाला 3 यहाँ से हटाओ, डिवाइड में ले जाओ, मतलब 1/3। अब 3 से डिवाइड करने का मतलब है हर एलिमेंट को आप 3 से डिवाइड करोगे, हर एलिमेंट को 3 से, है ना। -6 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। इसी तरह से -10 डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये तो फ्रैक्शन में ही रहेगा ऐसे ही। फिर 12 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 4। अगला क्या 14 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ लिख दिया 14 डिवाइड बाई 3, -31, मतलब सबको डिवाइड बाई 3 कर दो, ये हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। देखो यार यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड x एंड y इफ़ x प्लस वाई इज़ दिस, x माइनस वाई इज़ दिस। एक बात बताओ यार, x प्लस वाई और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये इससे कट जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी। फिर 2 को डिवाइड में जाओगे x निकल जाएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो हमें x प्लस वाई पता है कि x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 5 2 0 9, एक मैट्रिक्स, ठीक है। इसी में मैं क्या करता हूँ ना, इसी में मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ x माइनस वाई को।
तो मतलब इसी को मैंने ऐड कर दिया, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 360 माइनस 1। ठीक है, अब जब आप ऐसा करोगे देखो माइनस वाई प्लस वाई गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया 2x बराबर, इधर ऐड करोगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 0 और 0 ऐड करोगे 0, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। यहाँ से अगर आपको x निकालना है तो क्या करोगे 2 डिवाइड में जाएगा, यानी हर एक एलिमेंट का हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 8 का हाफ हो गया 4, फिर यहाँ पे हो गया 4, 0 डिवाइड बाई 2 0 ही रहेगा, और ये 4 निकल गया x। जैसे आपको x मिल गया आप y निकाल सकते हो, कैसे देखो यार, किसी में भी रख दो, जैसे कि यहाँ पे आपको x प्लस वाई की वैल्यू पता है, ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं पहले, ठीक, यहाँ पे आपको x प्लस वाई की वैल्यू पता है, कितनी है x प्लस वाई की वैल्यू 5209, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x की बात करूँ, सॉरी x तो निकल चुका है, y निकालना है ना, y की बात करूँ तो x कहाँ जाएगा माइनस में, यानी 5209 जो भी मैट्रिक्स है, जो x मैट्रिक्स है वो माइनस में आ जाएगी, x की वैल्यू अपने को पता है, रख दो यार 5209 माइनस में x कितना आया है 4404, तो यहाँ पे कितना 4404, आप देख लो ऑर्डर सेम ही है, तो हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस करोगे 1 बचेगा, 2 में से 4 माइनस करोगे -2 बचेगा, 0 माइनस 0 करोगे 0 रहेगा, 9 माइनस 4 करोगे 5 आ जाएगा, तो यहाँ से ये y की वैल्यू आ गई। ठीक, ऐसे देखो एग्जाम्पल नंबर 10 है, एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये तो आसान है यार, है ना, यहाँ से मैं डायरेक्ट कर दूँ, ठीक, आप समझ जाना ना, इसको ऐड ही करना है बस, ठीक। तो मान लो कि मैंने ये उतार लिया स्टेप, इससे अगला स्टेप सीधा मैं यहीं से कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 है तो अंदर सारे एलिमेंट 2 टाइम्स कर दो, तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना आ गया 2x, यहाँ पे आ गया 10, नीचे हो जाएगा 14, तो यहाँ लिख दिया मैंने 14, फिर 2y और -6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y -6, ठीक है, इसमें ऐड करना है इसको, ठीक है, 3 -4 1 2, ठीक है, -4 थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, और बराबर जो भी है लिख दो यार। अब देखो यार, ये और ये मैट्रिक्स तो ऐड हो रही ना आपस में, यानी कि 2x + 3, तो अगला जो आएगा उसमें पहला एलिमेंट कितना हो जाएगा 2x + 3, फिर यहाँ से 10 - 4 कितना होता है 6 होता है, 14 + 1 कितना होता है 15 होता है, फिर यहाँ पे 2y - 6 में 2 ऐड करोगे 2y - 4 हो जाएगा, और बराबर में जो भी है लिख दो यार। ठीक है, तो यहाँ से देखो यार, अब दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो मतलब इसका, ठीक है, जो ये A11 है ये B11 के बराबर होना चाहिए, है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं तभी दो मैट्रिक्स बराबर होती हैं, तो मतलब ये बराबर होना चाहिए इसके, क्योंकि बीच में बराबर निशान लगा है, तो 2x + 3 बराबर होना चाहिए 7 के, इसका क्या मतलब है कि भाई जो 2x + 3 है ये 7 के बराबर होना चाहिए था, तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और इसी तरह से देखो ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ पर दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए ना, 2y - 4 बराबर 14, तो यहाँ से 2y की वैल्यू आ गई 18, y की वैल्यू आ गई 9। ठीक, अब देखो इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 11 है, एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या कह रहा है कि दो फार्मर्स हैं, एक का नाम है रामकिशन और एक का नाम है गुरुचरण सिंह, ठीक है, ये सिर्फ 3 टाइप के राइस को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, बासमती, परमल और नौरा, ये चावल के नाम हैं, धान के बेसिकली, ठीक। तो जो सेल होती है रुपीस में, ठीक है,
इनकी, वो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये 2 महीने में बेचते हैं अलग अलग, सितंबर में, अक्टूबर में। सितंबर की जो सेल है उसको मैट्रिक्स ए से बताया गया है, जो अक्टूबर वाली सेल है उसको मैट्रिक्स बी से बताया गया है, और हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बेस पे। देखो यार, अगर मैं बात करूँ पहले सितंबर के सेल यानी मैट्रिक्स ए की, तो ये जो डेटा दिया गया है ना पहली रो में, ये रामकिशन के लिए है, और जो दूसरा डेटा दिया गया है गुरुचरण सिंह का है। यहाँ पर बासमती है, ठीक, और यहाँ पे परमल, यहाँ पे नौरा, मतलब रामकिशन ने बासमती उगाई है इतनी, ठीक है, तो ये क्वांटिटी दी गई है, ठीक है। तो रामकिशन ने बासमती की जो सेल की है वो है 10,000 रुपये की, कब, सितंबर में। परमल की जो सेल हुई है वो है इतनी, और नौरा की जो हुई है वो है इतनी। इसी तरह से सबका डेटा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जब भी आपको देखना हो कि कौन सी चीज़ क्या है तो आप दोनों देखना। जैसे अगर मान लो ये क्या चीज़ है, तो आप इसका रो में देखना, रामकिशन नज़र आएगा, ऐसे देखोगे तो परमल नज़र आएगा। मतलब रामकिशन ने परमल जो बेचा है वो कितने का बेचा है, 20,000 का। कब का डेटा है, ऊपर देख लेना, सितंबर का। इस तरह से मान लो आपको ये डेटा चाहिए कि ये क्या चीज़ है, तो आप रो देखोगे गुरुचरण सिंह नज़र आएगा, यहाँ देखोगे नौरा नज़र आएगा। मतलब जो राइस की किस्म है नौरा, ठीक है, वो गुरुचरण ने इतने की बेची है, कब, यहाँ पे देख लेना, अक्टूबर में। तो मतलब ऐसे आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। हमसे पूछा है फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी, है ना, हर वैरायटी की हर किसान के लिए बता दो, कंबाइन करके मतलब जैसे राम किशन ने बासमती की सेल कितनी करी सितंबर और अक्टूबर दोनों को मिला के। तो उसके लिए देखो, बासमती की सेल यहाँ पे 10,000 की हुई थी, यहाँ पे 5,000 की हुई है रामकिशन के लिए। तो मतलब क्या है यार, पहला एलिमेंट पहले से जोड़ना है, यहीं से हिंट मिल रहा है आपको, दोनों मैट्रिक्स जोड़ना है। यानी कि जो मैं करके नहीं दिखा रहा, आप समझ जाना, जो पहला वाला है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड कर देना है। आगे बात समझ, ठीक है। दूसरे में क्या पूछा गया है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, मतलब सितंबर से अक्टूबर में कितनी कम हो गई, ये आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। मतलब सितंबर में कितनी, देखो सितंबर वाली सेल जो है उसको ए से दिखाया गया है, यानी सितंबर वाली सेल ए थी और बाद में बी हो गई, तो कितना चेंज आएगा, ए माइनस बी। तो यानी कि सेकंड वाला जो है इसमें आपको ए माइनस बी निकालना है। अब आप निकाल सकते हो, मैंने आपको घटाना जोड़ना सिखा दिया, ठीक है। तीसरे वाले में क्या करना है, देखो तीसरे वाले में कह रहा है कि अगर दोनों फार्मरों को 2% का प्रॉफिट होता है ग्रोस सेल पे, तो प्रॉफिट निकालना है ईच फार्मर का, ठीक है। और कब के लिए निकालना है, अक्टूबर वाले महीने के लिए। मतलब अक्टूबर वाली सेल देखो मैट्रिक्स बी है, तो मैट्रिक्स ए को तो छेड़ना ही मत, बात की जा रही है मैट्रिक्स बी के लिए, यानी अक्टूबर वाली के लिए। तो आपको क्या करना है, इन सभी का 2% निकाल देना है, यानी कि 2% ऑफ मैट्रिक्स बी। 2% आप समझते होगे, 2% का मतलब होता है 2/100, है ना, यानी 2/100, ठीक है, यानी कि 0.02, और यहाँ पे मैट्रिक्स बी लिख देना, हर एक एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर देना यार, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि भाई दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो देखो यार, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो समझो। जैसे, ठीक है ना, इसको मैं करके ही बताऊंगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए और दूसरी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, तो पहली बात तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि अगर आप ए इंटू बी लिख रहे हो, यानी ए पहले लिख रहे हो बी बाद में लिख रहे हो, तो जो ए का कॉलम है वो बी की रो के बराबर होगा, तभी वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे हम देखें तो इसके पास 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2, ठीक। और इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूँ तो यहाँ पर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3, है ना। कहने का मतलब है ये रो है ए मैट्रिक्स की और ये कॉलम है ए मैट्रिक्स का, और ये रो है बी मैट्रिक्स की और ये कॉलम है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स की। तो मैं ये कह रहा हूँ पहले का कॉलम दूसरे की रो के बराबर होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। और जो रिजल्ट आएगा ए बी, वो किस ऑर्डर का आएगा, वो आएगा इसकी रो और इसका कॉलम, यानी रिजल्ट जो आएगा वो 2/3 का आएगा, चाहे करके दिखा देता हूँ। और मल्टीप्लिकेशन करोगे कैसे वो भी याद रखना। देखो, आप इसकी रो को पकड़ो और इसके कॉलम को पकड़ो, यानी कि आपको ऐसे डब्बा बना लेना अपने दिमाग में। एक डब्बा पहले हॉरिजॉन्टल, अगर ए पहले लिखा है तो ए में,
बाद में बी लिखा है तो बी में ऐसे वर्टिकल। अब इस डब्बे में आप क्या करना, पहला जो मिलेगा यहाँ से और जो इसमें ऊपर वाला मिलेगा इनको मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 12, लेकिन ये पहला एलिमेंट अभी पूरा नहीं हुआ, प्लस करना है। फिर जो आपने डब्बा बनाया था ये पहला पहले से हो गया, दूसरा दूसरे से करोगे, 9 इंटू 7, तो 9 7 जा 63, वो ऐड करोगे तब पहला एलिमेंट जाके बनेगा, ठीक है। और लिखोगे कहाँ पे इनका जो रिजल्ट आएगा, कौन सी रो थी, पहली, कौन सा कॉलम था, पहला, तो एड्रेस जाएगा 1 1, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो 1 1 वाला एलिमेंट होगा, पहला रो पहला कॉलम, उसमें इतनी चीज़ आएगी, ठीक। ऐसे ही अब आगे बढ़ोगे, फिर से यहाँ लोगे पहला रो और यहाँ लोगे अब दूसरा कॉलम। अब इसमें ठीक है, देखो एड्रेस क्या बन रहा है, रो 1 है यानी 1 लिख दो, कॉलम 2 है यानी 1 2, यानी कि पहली रो में दूसरा एलिमेंट जो आएगा इसके मल्टीप्लिकेशन का, वो कैसे आएगा, वो इन दोनों से आएगा। फिर से समझना, पहला एलिमेंट जिसको पहले तीर लगा और ऊपर से नीचे जिसको पहले तीर लगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 जा 36, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ आएगा प्लस, फिर ये पहला तीर छः का, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर दूसरा कौन है, 9, और यहाँ पे दूसरा जिसको तीर लगा वो भी कौन है, 9, यानी कि 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81। समझ में आ गया। जैसे ही इतना हो जाए फिर आप दूसरे पे शिफ्ट हो जाना, यानी इसको फिर से ए पहला वाला ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब इसको आप तब तक ऐसे हॉरिजॉन्टल करोगे जब तक इसके सारे कॉलम कवर ना हो जाए। जैसे पहले आपने इसको इससे किया, एक कॉलम कवर हुआ, फिर इसको इससे किया, दूसरा कवर हुआ, अब ये वाली चीज़ इससे भी होगी, है ना। यानी कि अब कहने का मतलब है, चाहे आप डब्बा बनाओ चाहे तीर बना दो, ये वाला इससे होगा। अब देखो इसमें पहले तीर किसको लग रहा है, 6 को, यहाँ पे पहले तीर किसको लगा है, 0 को, यानी 6 इंटू 0 0 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस, फिर बाद में तीर किसको लगा, 9 को, यहाँ पे बाद में तीर किसको लगा, 8 को, तो 9 8 जा 72। अब ये कहानी पूरी हुई एक की, मतलब ये आधा काम हुआ, ठीक है। यही चीज़ आप इस रो के साथ भी करोगे, जैसे ये रो था ना, मतलब ये रो ये कॉलम यहाँ लिखा, ये रो ये कॉलम यहाँ लिखा, ये रो ये कॉलम यहाँ लिखा, ऐसे ही ये वाली रो ये वाला कॉलम, मैं फिर से हाईलाइट कर दूँ, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, मतलब कि दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो है और कॉलम है पहला 2 1, यानी जो रिजल्ट आ रहा है इनका मल्टीप्लिकेशन है इसमें 2 1, यानी जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्यों, क्योंकि पहले तीर किसको लगेगा, 2 को, और यहाँ पहले किसको तीर लगेगा, 2 को, है ना। तो 2 इंटू 2 होगा प्लस 3 इंटू 7 होगा, तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 7 यानी कि 21। समझ में आ गया, एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक। इसी तरह से फिर से देखो, इसको चेंज नहीं करना, ये तो इसको ही लगा रहेगा। अब सेकंड कॉलम पे आ जाओ, तो यहाँ से पहला, ठीक है, 6 2 जा 12 और 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 27, तो 12 प्लस 27। शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर आप मुँह जवानी करने लग जाओगे, बल्कि ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा जोड़ के भी लिखने लग जाओगे, बट फिर भी अभी सीख लो, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा, इस कॉलम की बारी आएगी, है ना, रो यही, तो यहाँ से 2 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू में 8 24 हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, जिसको भी कन्फ्यूजन हो कि कहाँ पे लिखेंगे कभी भी, है ना, जैसे बीच में से कुछ भी उठा लो, मान लो मैं पूछूँ आपसे कि भाई अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ इससे तो इसका रिजल्ट कहाँ पे लिखा जाएगा, तो आपको ये देखना है कि पहले वाले का रो देखना है, दूसरे वाले का कॉलम देखना है, तो कौन सी रो है, दूसरी रो है, कौन सा कॉलम है, दूसरा, 2/2, यानी कि यहाँ पर 2 2 A 2 2 पे, ए भी 2 2 पे लिखा जाएगा, ये है ना, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे इनका रिजल्ट लिखा जाएगा, ठीक है। तो बस ये क्या, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ आने लगेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब तो यार कुछ नहीं करना, देखो सीधा सीधा है ना, 12 प्लस 63 करोगे 75 हो जाएगा, 36 में 81 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 110 और 7 यानी कि 117, और ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 21 और 4 25, ये 27 और 12 हो जाएगा कितना, 39, और ये हो जाएगा 24। ये हो गया इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है एग्जाम्पल नंबर 13 में
कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, तो ए बी फाइंड करो, बी ए फाइंड करो और शो करो कि दोनों बराबर नहीं होते। चलो इससे पहले मैं एक और चीज़ दिखा दूँ। मैंने क्या कहा था कि भाई इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा तब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और जो रिजल्ट आएगा वो कैसे पता लगेगा, इसका रो और उसका कॉलम, यानी जो बच गया इन दोनों को जो बराबर है हटा दो, तो यहाँ पर 2/3, यानी कि पक्की बात है कि जो रिजल्ट आए 2/3 का होगा, चाहे आप चेक करके देख लेना। यानी कि इसमें कितनी रो होंगी, 2, और कॉलम कितने होंगे, 3। चलिए अब इसकी बात करते हैं। पहले ए बी की अगर हम बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे ए बी निकालने बैठूँ, है ना, अब मैं थोड़ा और जल्दी जल्दी करूँगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो हम चेक करेंगे क्या ये डिफाइंड है इनका, ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 रोज़ हैं 3 कॉलम, और यहाँ पर देखो 3 रोज़ हैं 2 कॉलम। तो हाँ 3 3 के बराबर है, यानी पहले का कॉलम दूसरे को रो के बराबर है, कर सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा वो 2/2 का आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई चाहे ऐसे डब्बा बनाओ या तीर मार दो यार, है ना, चाहे ऐसे तीर मारो तो ऐसे, ठीक है। यहाँ पर 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2, कहानी ख़त्म नहीं हुई, प्लस आएगा। फिर यहाँ पर इसका सेकंड जिसको तीर लगा और सेकंड जिसको तीर लगा, यानी -2 और 4 कितना हो जाएगा, -8 प्लस, फिर यहाँ पर लास्ट में तीर 3 को लग रहा है, लास्ट में तीर 2 को लग रहा है, यानी 3 2 जा 6, है ना। जितनों को तीर लगा ऐसे करके करोगे, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, और तीनों को कहाँ लिखोगे, एक एलिमेंट के रूप में जोड़ के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रो कौन सी है, पहली, कॉलम कौन सा है, पहला, तो रो पहली कॉलम पहला 1 1, यानी कि ए बी का जो एलिमेंट 1 1 वाला होगा वहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब फिर से रो उसकी वही रहने दो, इसका कॉलम सेकंड वाला ले लो। फिर से देखो यहाँ पे पहले तीर 1 को लगा, यहाँ पहले तीर 3 को लगा, यानी 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, -2 5 से होगा, और ये इससे होगा। इस तरह से चलता है। तो 1 × में 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ नहीं तो दिख नहीं रहा, ठीक है। -2 और 5 कितना हो जाएगा, -10। 3 × में 1 है, वो साफ साफ दिख नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ से देख लो, ठीक है। अब इसका काम ख़त्म हुआ। अब देखो, अब बारी आएगी इसकी। अब ये मल्टीप्लाई होगा पहले इससे, रो और कॉलम देखते हैं मल्टीप्लाई में, पहले रो फिर कॉलम, फिर ये रो फिर ये कॉलम आएगा, है ना। जिसको तीर पहले लगे वैसे, यानी ऊपर से नीचे यहाँ चलेंगे, इधर से इधर यहाँ चलेंगे। -4 × 2 कितना हो गया, -8। फिर 2 × में 4 कितना हो गया, 2 4 जा 8। फिर 5 × में 2 कितना हो गया, 10, ठीक है। इसी तरह से देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये वाला कॉलम आएगा गेम में। तो -4 × 3, 4 3 जा 12, यानी ये हो जाएगा -12। फिर ये इसका दूसरा 2, इसका दूसरा 5, यानी कि 2 5 जा 10। फिर 5 1 जा 5। बस यार अब तो आसान है, इनको जोड़ घटा लो जो भी करना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 6 और 2 8, -8 0, तो पहला एलिमेंट आ गया 0। फिर यहाँ से 3 और 3 6 हो जाएगा, -10 और +6 यानी कि -4। फिर यहाँ देखोगे -8 + 8 0 बचेगा 10। फिर यहाँ से देखोगे 10 और 5 15, -12 यानी कि 3, तो ये निकल गया ए बी, ठीक है। इसी तरह से आप बी ए निकालो, ठीक है, ये आपका काम है। जब आप बी ए निकालोगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि ए बी और बी ए बराबर नहीं आ रहा है। आप खुद कर लेना यार, इतना छोड़ रहा हूँ मैं आपके भरोसे कि ए बी और बी ए बराबर नहीं आएगा, डू योरसेल्फ, ठीक है, ये खुद कर लेना। इस तरह से देखो जो 14 है ये तो सीधा सीधा सॉल्व भी कर दिया इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 14 कि भाई ए अगर ये होगा बी ए होगा, तो ए बी करोगे तो इतना मिलेगा, बी ए करोगे तो इतना मिलेगा। बेसिकली ये लोग बताना क्या चाहते हैं कि भाई जो ए बी होता है और बी ए होता है ये हमेशा बराबर नहीं आता है, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। समझ में आ गई बात। और इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा और एक्सटेंड करके बता रखा है कि ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं हो सकता, है ना। ऐसा नहीं है कि कभी भी ये दोनों बराबर नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर वो मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस होंगी तब ए बी और बी ए बराबर आएगा। आपको अगर डायगोनल मैट्रिक्स क्या है बताया था आपको पहले लेक्चर में कि भाई जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं उनको छोड़ के सब कुछ 0 है, ठीक है। जैसे ये ए मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एक ही होता है मैट्रिक्स में, 2 डायगोनल मत सोचने लग जाना, है ना। इधर से इधर वाला क्यों होता है ये सब मैंने पहले लेक्चर में बता रखा है, आप जाके देख लो। तो इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो 0 है,
यहाँ पर भी देखोगे जो है वो 0 है। अब इनको चाहे आप ए बी करो या बी को ए से करो, ठीक है, ए बी और बी ए बराबर आएगा, लेकिन उसके लिए ए और बी का ऑर्डर फिर सेम सेम होना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर होगी बात? ठीक, चलो अब कह रहा है ए बी फाइंड करो, अगर ए इतना है बी इतना है। तो यार देखो, अब तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, तो ये वाला भी आपका होमवर्क है, ये आप खुद से अब कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया भैया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। एसोसिएटिव लॉ का सिंपल सा ही मीनिंग है, जैसे ए इंटू बी इंटू सी था, तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बाद में सी कर लो, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो बाद में करो, लेकिन ऑर्डर नहीं चेंज करना है आपको। मतलब ऐसा नहीं कि ए को उठा के बाद में लिख दोगे, नहीं, ए अगर पहले लिखा है तो पहले ही रहेगा, उसके बाद बी है तो बी रहेगा, सी है तो सी रहेगा, इनको आगे पीछे मत करना। बस आप किन दोनों को एक साथ पहले करना है मल्टीप्लाई, ये तय कर सकते हो, ठीक है। बाकी इनके ऑर्डर में हेर फेर नहीं कर सकते कि आपने ए उठा के बाद में लिख दिया, बीच में लिख दिया, वो नहीं करना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ऐसे ही है, जैसे बी प्लस सी को ए से मल्टीप्लाई करना है तो पहले ए इंटू बी आएगा, याद रहे बी ए मत लिख देना, ए पहले है तो यहाँ भी पहले ही रहेगा, ए पहले है तो सी के पहले ही रहेगा, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब कोई मैट्रिक्स अगर ए है तो इसमें किस मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करें, चाहे पहले करें चाहे बाद में करें, कि ए ही रहे, वो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट कितने होने चाहिए, सभी 1 होने चाहिए, बाकी सब 0, जैसे कि 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी सब 0 है, ये 3/3 की, तो मतलब इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे ए के लिए जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या ऑर्डर होगा उसका, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, तो उसका ऑर्डर वही होना चाहिए जो ए का है। ए अगर 2/2 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 2/2 की लेनी पड़ेगी, ए अगर 3/3 है या जो भी है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको ये लेना पड़ेगा। और याद रहे आपको कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि यार जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे वहाँ पे डायगोनल वाला गेम आ जाएगा, डायगोनल के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक। चलो अब जैसे यहाँ पर है देखो, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16, ये आप खुद भी कर सकते हो आराम से, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, एक बी है, एक सी है, हमें फाइंड आउट करना है इनको, ठीक है, और शो करना है कि दोनों बराबर होते हैं। तो यार जैसे ये है, इसमें आप क्या करो, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्ट आया उसमें ए इंटू में जो रिजल्ट आया वो लिख दो, फिर देख लो। इस तरह से अगले में क्या, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आया उसको सी से करो, आप देखोगे दोनों बराबर आते हैं, हो जाएगा। तो ये वाला भी क्या, ये भी आप खुद से कर सकते हो, डू योर सेल्फ, ठीक है। मेरा मकसद अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था, वो मैंने इन चीज़ों में सिखा दिया। इस तरह से देखो जो 17वां है ए बी सी, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है ए सी बी सी, तो यहाँ पे आराम से कर लोगे, ठीक है। जैसे आप ए सी बी सी कैलकुलेट करोगे, यानी ए को एक बार सी से मल्टीप्लाई किया और बी को एक बार सी से, फिर आपको इसको भी वेरीफाई करना है कि ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं। तो बहुत आसान है यार, यहाँ पे क्या, पहले ए और बी को ऐड कर लेना, ए और बी को पहले ऐड कर लिया, फिर सी से मल्टीप्लाई किया, फिर आप देखना कि जो ए सी और बी सी आपने अलग अलग निकाला था, अगर इनको जोड़ा जाए तो वही आता है जो यहाँ पे आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी, है ना। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आप खुद कर लेना। अब यहाँ पर जो एग्जांपल नंबर 18 है ये थोड़ा मैं कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ए क्यूब निकालना है, इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए क्यूब पहले निकाल के रख लेंगे, ठीक है। ए क्यूब के लिए आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले, क्यों, क्योंकि देखो यार, है ना, पहले ए क्यूब निकाल लो, बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। ए क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, ए क्यूब को आप लिख सकते हो ए इंटू में ए स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपको ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब जब भी आप ए क्यूब निकालने जाओगे आपको इसके स्क्वायर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक काम करो ना, पहले पहले आप क्या करो, ए स्क्वायर ही निकाल लो। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, तो यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ, इंटू में फिर से ए लिख रहा हूँ, तो ए इंटू में ए स्क्वायर हो जाएगा। ए के पास क्या है 1 2 3, फिर दूसरी रो क्या है 3 - 2 1, फिर तीसरी रो क्या है 4 2 1, फिर से वही चीज़ छाप दो यार, 1 2 3 3 - 2 1,
और 4 2 1। ठीक है, देखो यार, इनको मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाई दिया भैया कि कैसे होगा, तो ये बहुत आसान सी चीज़ है। ठीक, आपको क्या करना है, पहली रो उठानी है और इसका पहला कॉलम उठाना है। ठीक है, 1 इंटू 1 हो गया 1, 2 इंटू में 3 हो गया 6, 3 इंटू में 4 हो गया 12, 12 और 6 18 और 1 19। तो पहला एलिमेंट कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये कॉलम अब छोड़ो, दूसरा कॉलम देखो, फिर से वही चीज़, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। ठीक है ना, तो 1 इंटू 2 हो गया 2, 2 इंटू में -2 -4, 3 इंटू में 2 हो गया 6, 6 2 8 में से 4 गया, 4 बच गया। मैंने कहा जब भी आप कंफ्यूज आओ कहाँ लिखना है तो सीधा से ध्यान देना है, रो कौन सी है, पहली, कॉलम कौन सा है, दूसरा, यानी रिजल्ट में पहली रो और दूसरे कॉलम पे इसका रिजल्ट लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप कैलकुलेट करोगे तो अगली बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 1 3 जा 3 और 2 1 जा 2, 3 और 2 5 और 3 1 जा 3, यानी कि 5 और 3 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, है ना। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ सीधा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है। तो इसका ये रिजल्ट आएगा जब सबको आप मल्टीप्लाई कर लोगे। कहीं भी दिक्कत आएगी तो फिर से एक बार देखना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे ये वाला कैसे आया होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, माइनस का 6 आया, और ठीक है पहले कितना आया 3, फिर आया -6, फिर 1 4 जा 4, तो कितना 4 3 7 में 6 गया 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके सारे एलिमेंट ही आ गए होंगे। ठीक, तो ये ए स्क्वायर आ गया। जैसे आपके पास ए स्क्वायर आया, अब आप ए क्यूब निकाल सकते हो। ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है, ए इंटू में ए स्क्वायर, ए कितना है यहाँ लिख दो, कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा क्या लिखना। ठीक है, ये ए की ही तो वैल्यू है, तो यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लिख दिया ए। ठीक है, तो यहाँ से ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर की वैल्यू देखो ये रही है ना, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ से ये लिख दिया। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए क्यूब आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना सिखा चुका हूँ भैया कि ये पहला रो पहला कॉलम, ये एलिमेंट इससे प्लस में ये इससे प्लस में ये इससे, ऐसे कर लेना है ना। जब इनको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास ए क्यूब आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके जोड़ के देख लेना सब कुछ, ये जो रिजल्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यही आएगा। जैसे ही इतना हो गया, अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई, अब आपको जो निकालना था उस पर फोकस करो। आपको निकालना क्या था, ए क्यूब -23a -40i इज इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है। यानी कि पहले मैं लिख रहा हूँ 200 ए क्यूब -23a -40 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना, यही है ना। हाँ, तो इसका LHS कॉपी करो यार, इसका LHS कॉपी कर लो। देखो LHS क्या है, LHS है इतना, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया ए क्यूब। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब, तो ए क्यूब तो हम निकाल चुके हैं, ए क्यूब देखो ये रहा, तो यहाँ से मैंने ए क्यूब उठा लिया। ठीक, यहाँ से मैंने ए क्यूब उठा लिया, फिर आगे क्या है -23a, ए की यहाँ से वैल्यू, चलो ए को भी कॉपी कर लेते हैं ना, क्यों बार बार मेहनत करनी। ए को यहाँ से कॉपी कर लिया, तो -23a था, तो 23 टाइम्स ए, और फिर क्या -40i। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि आपको आई लिखते हुए समझदारी दिखानी है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कितने बाई कितने की हैं उतने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो 3/3 की हैं, ये भी 3/3 की, ये भी 3/3 की आएगी। 3/3 का मतलब है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कर लो यार इसको, है ना, अभी इसका तो कुछ नहीं करना, तो ये तो सेम टू सेम डुप्लीकेट कर दो, नीचे कॉपी कर दो, -23 टाइम्स करो हर एक एलिमेंट, है ना, 23 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 23, फिर 23 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 46,
फिर 23 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 69, फिर 23 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 69, फिर 23 इंटू में -2 कितना हो जाएगा 46। ठीक है, फिर 1 से करोगे 23, ऐसे नीचे करोगे कितना हो जाएगा 92, क्योंकि 23 इंटू 4 92, फिर 23 इंटू 2 46, फिर 23 इंटू में 1 23 है ना। माइनस को मैंने बाहर छोड़ा हुआ, अंदर नहीं लेके गया माइनस। ठीक है, इसका 40 टाइम्स हो जाएगा सब कुछ। तो यार जो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 40 हो जाएगा, बाकी जीरो को तो सर पढ़ना नहीं है, तो वो तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, इन सभी को आपको क्या करना है, जो भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 63 माइनस 23 माइनस 40, तो माइनस का 40 माइनस का 23 माइनस का 63 और ये प्लस का 63 जीरो है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे जीरो ही बनेगा हर जगह, आप चाहे करके देख लेना है ना। जैसे अगला देखो 46 माइनस 46 माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। हर एक चीज़ जीरो आएगी, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लेना। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम तो जीरो मैट्रिक्स कैपिटल ओ से दिखाया जाता है, जो कि RHS में था। ठीक, अगला देखो, अगला एग्जाम्पल नंबर 19 है। यहाँ पर क्या है कि कोई लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ जिसमें पॉलिटिकल ग्रुप ने हायर किया पब्लिक रिलेशन फिल्म को, ताकि प्रमोट कर सके वो अपने कैंडिडेट 3 तरीक़ों से, टेलीफोन से, हाउस कॉल से एंड लेटर से। तो जो कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट आई, ठीक है, वो मैट्रिक्स ए में दी गई है और ये पैसे में दी गई है। ठीक है, यानी कि टेलीफोन में कॉस्ट आई 40 पैसे पर कॉन्टैक्ट, हाउस कॉल में आई 100 पैसे यानी 1 रुपये, और लेटर में आई 50 पैसे यानी कि आधे रुपये 0.5 रुपीज़। ठीक, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो ईच टाइप के बने वो हमें एक्स और वाई दो अलग अलग, ठीक है, कॉलम्स में दिए, रोज में दिए गए हैं, एक्स वाली में और वाई वाली में। अब हमसे क्या पूछा गया है, टोटल अमाउंट जो स्पेंड हुआ 2 सिटीज़ में वो बता दो। तो ये आप कैसे करोगे, आप खुद सोचो यार, कि अगर आपको टेलीफोन पे हर कॉन्टैक्ट पे 40 पैसे की कॉस्ट आए, सोचो 40 पैसे की कॉस्ट आई है, और टेलीफोन आपने टोटल कॉन्टैक्ट कितने करे हैं, मान लो 1000 करें, है ना। तो आप क्या करोगे 40 गुणा 1000 किसी शहर एक्स में, और वाई में फिर से आपने 40 ही करें, 40 पैसे के हिसाब से ही करें, लेकिन वाई शहर में कितने करें 3000 करें। तो भाई इतना तो एक शहर में आ गया, इतना एक शहर में आएगा, दोनों को ऐड करोगे टेलीफोन की टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किसको किससे, याद रहे आपको यहाँ पर बी को ए से मल्टीप्लाई करना। क्यों, इसके 2 रीज़न है। देखो पहला रीज़न समझो, उतना ही काफ़ी है कि अगर मैं इतना, तो मुझे पता लग गया ना कि भाई पर कॉन्टैक्ट पे इतना खर्चा आ रहा है, टोटल इतने कॉन्टैक्ट है तो इतना टाइम्स करना पड़ेगा। जैसे आप बिस्कुट खरीदने जाते हो, मान लो आपको 1000 पैकेट खरीदने हैं और एक पैकेट का दाम 40 पैसे, तो 1000 गुणा 40 ही तो होगा। लेकिन अब ए को बी से करो या बी को ए से, इसको पता लगाने के 2 तरीके, सिंपल सा पहला तरीका समझ लो। पहला तरीका ये, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखने बैठूँ तो इसमें 3 रोज़ हैं और कॉलम है 1। यहाँ पे अगर मैं इसका बी का ऑर्डर लिखने बैठूँ तो यहाँ पर 2 रोज़ हैं, कॉलम है 3। मैंने कहा था मल्टीप्लाई तभी डिफाइंड होगा जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। तो अगर मैं ए इंटू बी निकालने बैठूँगा तो देखो ए के पास ऑर्डर है 3 इंटू 1 और बी का है 2 इंटू 3, इसका कॉलम इसकी रो के बराबर ही नहीं है, तो ए इंटू बी डिफाइंड ही नहीं होगा। लेकिन मैं इसका उल्टा करने बैठूँ, बी और ए निकालूँ, तो बी का ऑर्डर क्या बनेगा, बी का ऑर्डर देखो क्या है 2/3, और ए का ऑर्डर क्या है 3/1, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, यानी बी ए डिफाइंड है। तो ऐसे आप कर लो, इतना काफ़ी है। समझ में आ गई बात, तो आप यहाँ पर बी ए निकाल लेना, आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप एक्सरसाइज 3.2 देख पाओ। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में। फिर से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको बी ए फाइंड करना है, क्यों करना वो समझा चुका। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।